बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू सबकी सोच। आज पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है कनाडा के साथ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज हम लूज़ नहीं करेंगे और आज एटलीस्ट थोड़ी सी इज्जत जो बची कुची रह गई है वो रह जाए। और शायद वैसे जीतने की उम्मीद नहीं है मुझे, कोई मोजे की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर हम जीत जाते हैं तो अब ये जीत नहीं मोजा कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल जी, पाकिस्तान और कनाडा का मैच है शाम 7:30 बजे एंड गुड विशेस फॉर आवर टीम कि हमारी टीम जीते। ऑब्वियसली हम क्रिटिसाइज भी अगर करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे जाके करते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, उसकी बेसिस पे जाके अब क्रिटिसिज्म करना बनता है। और क्योंकि ये क्रिटिसिज्म हम लोग जो कर रहे हैं ये फैक्ट्स की बेस पे कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी बेसिस पे ही कर रहे हैं, और ये कोई मैं अकेले या आप अकेले नहीं कर रहे। ये पूरी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत डिसहार्ट हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। तो अब जाके टीम को ये समझ आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझ आना चाहिए कि ये गेम नहीं, इस गेम से बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हैं। तो इन इमोशंस से ना खेला जाए अपने पैसे के लिए या फिर अपनी जो भी मकासद है उनके लिए। सो टीम को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और पीसीबी को भी, और गुड लक विश करते हैं अपनी टीम को। अच्छा, साथ ही अब कल बिल बोल रही हूँ, बजट पेश होने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बजट के बाद ही डिसाइड होगा कि आइंदा माली साल में अवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, अवाम के साथ क्या होने जा रहा है। सो एबीएन न्यूज़ ट्रांसमिशन करेगा। एबीएन न्यूज़ की ट्रांसमिशन ज़रूर देखें, वक्तन फ़वक्तन आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जाएगा। हमारे प्रोग्राम में भी बाखबर रखेंगे और एबीएन न्यूज़ का न्यूज़ डिपार्टमेंट भी आपको अपडेटेड रखेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू एबीएन न्यूज़। अभी शामिल कर लेते हैं एबीएन न्यूज़ की जो सुबह की सोच हमारी है उसकी हेडलाइंस कि आज हम कौन से टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी, उमर अयूब साहब के इंपॉर्टेंट बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत जाने से रोका, बताया गया वहां जज को एजेंसियों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और अदालत के सामने खड़े थे मगर अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी गई, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना है। और इस साल जो है नाज़रीन, रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा और इक्तिसादी और सनती तरक्की, फिर महंगाई हो या बिजली की पैदावार हो, उसके हवाले से अहदाफ हासिल ना हो सके। तो ये वाला माली साल कैसा रहा और आइंदा आने वाला इक्तिसादी साल हमारा कैसा रहेगा, माली साल कैसा रहेगा, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमक्यूएम ने कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश की है। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी बजट के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो सिंध है, सिंध के शहरियों के लिए अपने मुतालिबात पेश कर दिए। एक बार फिर से हमें अक्सर दिखाई देती है एमक्यूएम अपने कुछ मुतालिबात लेते हुए सामने लाते हुए। अभी एक बार फिर से ये मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से एमक्यूएम की और एमक्यूएम की क़यादत की, उसमें उन्होंने अपने मुतालिबात पेश किए हैं। उसके बाद जी, मुल्क भर की इस वक्त बकरा मंडियां कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों के लिए तैयार हो चुकी हैं। और गोश्त जो है, इसमें एक चीज़ जो है वो हमने सोचा डिस्कस करें, वो ये कि गोश्त बहुत एहतियात से ना खाने के बेशुमार नुकसानात होते हैं। हम लोग ज़्यादती कर देते हैं किसी भी चीज़ की। गोश्त भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से दिल की बीमारियाँ, कैंसर और डायबिटीज़ वगैरह के इम्कानात हो सकते हैं। तो इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है ईद के दौरान। उसके बाद 2 दिन में 20 आलमी रिकॉर्ड तोड़ने वाले नौजवान मार्शल आर्टिस्ट जो हैं राशिद नसीम, इन्होंने 2 दिन में 20 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की हमारी सबकी सोच में। अभी लेकिन बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। उमर अयूब के जो मैंने बयान की बात की है, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते भी हैं। उन्होंने यही कहा है कि अदालत जाने से रोका गया और वहां जो जज है उनको एजेंसी ने यरगमाल बनाया हुआ है। आपको सुनवाते हैं। शहबाज शरीफ वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है, वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं, ये उनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस साहिबान नहीं करेंगे तो एक दिन ये सब का सब निज़ाम जो है ये दरम बरम हो जाएगा और पाकिस्तान में पूरी एनार्की जो है वो नज़र आ रही है और ये बहुत शदीद जो हालात हैं वो बनने जा रहे हैं। जी, तो ये आपने सुना है और नेशनल असेंबली में भी कुछ उमर अयूब साहब ने कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं।
पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं, वीडियोस मौजूद, इंटरव्यूज मौजूद, बातचीत मौजूद, सब कुछ मौजूद, और गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। हमने अपनी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे, मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब अच्छा, असद कैसर साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान क्या कहा है। दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। स्पीकर साहब, मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। जी, तो ये शॉर्ट्स आपने सुने। अच्छा, कौमी असम्बली इजलास से पहले भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली से भी वॉकआउट किया है, और ऑपोजिशन के जो रुकन है राना आफ्ताब, उनका ये कहना है कि अगर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी बंदी ना की गई या फिर जो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे हम लोग, तो IG पंजाब को बुलाया जाए और जवाब तलब किया जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट मामलात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं पंजाब असम्बली में भी और ख़ास तौर पे उसके नेशनल असम्बली में भी। अच्छा, एक और हद तक इज़्ज़त का जो कानून है, जिसका बहस मुबाहिसा प्रोग्राम में पहले भी हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन की थी, इसके जो कुछ डिटेल हमने सोचा आज आपके साथ शेयर करें कि ये बिल असल में है क्या, और इसकी जो पेश किए जाने के बाद सहाफ़ियों की जानिब से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसके आगे बढ़ते हुए सिलसिले हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो मुकदमात हैं उनको दो तरह से निपटाया जाता है नाज़रीन। सबसे पहले तो ये कानून किसी भी फ़र्द की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत के लिए बनाया गया है। डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 इसको कहा जाता है। तो पहला ही इसका जो है वो सिविल कानून है। उसमें यह कि अगर कोई फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द के खिलाफ झूठे या हतक आमेज़ बयानात देता है तो उसके खिलाफ हर्जाने का दावा किया जा सकता है। सिविल अदालतें ऐसे मुकदमात की समाअत करती हैं। ठीक हो गया। और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो हर्जाना आयद किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसका फौजदारी कानून। फौजदारी कानून ये है कि इसके तहत अगर किसी फ़र्द ने दूसरे फ़र्द की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे इल्ज़ामात लगाए तो उसे फौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कैद की सज़ा भी शामिल हो सकती है। उसके बाद अगर इसके कुछ पस मंज़र की बात की जाए तो पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन है उसका पस मंज़र हमें पेचीदा दिखाई देता है। इसका आगाज़ बरतानवी नौआबादियाती दौर से हुआ जब 1860 में ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि डिफेमेशन बनाई गई। फिर उसके बाद 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड उसकी वो नाफिज किया गया ताकि जो सहाफ़त है और जो आज़ादी इज़हार राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल भी किया जा सके, उसको कुछ रेगुलेट भी किया जा सके। फिर उसके बाद अगर आज की सिचुएशन की हम बात करें, मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो हालिया दिनों में पंजाब असम्बली ने हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर किया है जो बहुत मुतनाज़े रहा और उसके मुतनाज़े रहने की वजूहात भी हैं, कुछ सियासी वजूहात भी हैं। इसकी वजह से मुतनाज़े रहा और इस कानून के तहत सरकारी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ हद तक इज़्ज़त के इल्ज़ामात पर सख्त सज़ाएँ आयद की गई हैं और इस कानून को सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने इसे आज़ादी इज़हार पर हमला भी करार दिया है। और ये एक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक होने के बराबर ही है। सहाफ़ियों का एहतजाज इस वक्त भी जारी है, इसको अपोज भी किया गया है, रिक्वेस्ट भी है, बल्कि आज समाअत के लिए मुकर्रर भी है, उस पर भी अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। सो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके असरात में ये कि पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और इसके मज़ीद सख्ती जो है मुतवक्किल, यानी कि आप किसी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई बात करते हैं तो वो डिफेमेशन के लॉज के अंदर आके आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है वो इसके ज़रिए सख्त हो जाएगा और इसके अलावा सहाफ़ियों और जो नाक़दीन है ख़ास तौर पे उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर वो यूट्यूब रन कर रहा है तो उसमें अगर इस तरह डिफेमेशन के लॉज के अंदर वो आ जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई काफ़ी सख्त है, यानी कि 30 लाख रुपए फ़ाइन भी आपको हो सकता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आप एक्सपेक्ट शायद करें या ना करें, लेकिन इसके नताइज इंतहाई सख्त हैं। तो पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन है उनका मकसद किसी भी फ़र्द जो है उसकी इज़्ज़त को और उसके वक़ार की हिफाजत करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है।
और इन कवानीन का यहाँ पे आयरनी ये है कि इन कवानीन का इस्तेमाल हमेशा सियासी मकासद के लिए किया जाता है, अस्करी मकासद के लिए किया जाता है, और ये हमेशा होता आ रहा है, अभी भी ये हो रहा है। तो इसके नतीजे में इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदियां आयद होती हैं, जिसके खिलाफ सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी मुसलसल इस वक्त भी जदोजहद हमें करते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको ये भी बताती चलूं कि हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 है क्या, इसमें क्या तरमीम की गई, क्योंकि पहले भी इस तरह के लॉज हमारे पास मौजूद थे। हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी होगा, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। सो इस पर फैलाई जाने वाली किसी किस्म के भी मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हत्या के इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इत्तलाक होगा। ज़ाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हत्या की इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो कि 6 माह में फैसले करने के पाबंद होंगे। हत्या की इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी उहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट केस सुन सकेंगे। सो ये हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी व्हिच आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज। अभी हत्या के इज्जत बिल की बात हो गई है, पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात में मजीद तफसील से बात करेंगे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मीर साहब, एक तो हत्या के इज्जत बिल हो गया, इस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, आई होप आपने सुना होगा। उसके अलावा अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑपोजिशन लीडर कोई शिकवे शिकायत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दैट? देखें जी, मेरी नजर में ये बिल बड़ा जरूरी था, क्योंकि हमने किसी को छोड़ा नहीं है इस मुल्क के अंदर गलत अल्फाज इस्तेमाल करके, गलत एक्यूजेशंस करके, डिस्टॉर्टेड स्टोरीज करके। सो इट वाज इम्पोर्टेंट। लेकिन इस बिल के अंदर मैं समझता हूँ रिफाइनरी भी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की जब आप बात करते हैं तो अगर आपने कोई गलत बात की, पहले तो डिटर्मिन करें कि गलत बात है क्या है। तो जब आपने उसको डिटर्मिन कर लिया है तो उसके बाद आप अपने फाइन लेवी कर सकते हैं। अब इसके अंदर है कि 30 लाख आपको पहले जमा कराना पड़ेगा और फिर आप अपने आप को डिफेंस करेंगे। ये गलत है। आप बिल्कुल, आपका राइट बनता है, जो भी है उसका राइट बनता है डिफेंस का, और फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसका भी राइट बनता है कि ये प्रूव करें कि इन्होंने गलत बात की है। टेलीविजन के अंदर अब आप देखते हैं कि डिस्क्लेमर्स आ जाते हैं, आप डिस्क्लेमर्स लिख देते हैं कि चैनल का से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इंडिपेंडेंट राय है वो इंडिपेंडेंट राय है। अब ये इंडिपेंडेंट राय जो है, ये इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसको कौन प्रूव करेगा और कौन प्रूव नहीं करेगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। बट ये डेटरेंट है कि जिसके अंदर जिसका मुंह खुलता है उठ के, कभी आर्मी के खिलाफ, कभी जुडिशरी के खिलाफ, कभी पॉलिटिशियंस के पर्सनल लाइफ के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, ये जो बातें चल रही हैं, यूट्यूबर्स इन पर्टिकुलर, आई थिंक इस पे एक कर्व है जिसमें मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी यूट्यूबर्स के ऊपर। वो सोच के प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना गलत आप बात करें वो रेटिंग ज्यादा आ जाती है, पैसे ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आप अपने निज़ाम को बिल्कुल खराब कर देते हैं। सो ये भी देखेंगे कि आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है क्या नहीं है। कई लोगों ने कहा है जी कि फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट जो है, अगर वो KPK में हो रही है और पंजाब में नहीं आ रही है, फिर क्या आप करेंगे? अगर तो वो ब्रॉडकास्ट पंजाब में आई तो फिर वो लायबल हो जाएंगे, आप जहां मर्जी बैठ जाएं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पंजाब का इस वक्त लॉ है, मैं समझता हूँ उसको पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बहुत लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। एंड इट इज टाइम, हाई टाइम फॉर एवरीवन। इस पे आप डिबेट भी करो, अगर आप समझते हैं इसको बेहतर बनाना है, ये PTI के साथ आप डिबेट करें, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप रूलिंग पार्टी एक है तो एक रूल बना देती है तो वही लॉ होता है। आप मिल के ये लॉ बनाते हैं, बिकॉज ये पूरी आवाम के लिए और कौम के लिए। अच्छा मीर साहब, ये जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, सो लेट्स वेट एंड सी कि अगर PTI इस पर डिबेट करती है, क्या करती है। वो तो अपोजिशन है, उसका काम ही अपोज करना है, और मैं समझता हूँ उनको भी संजीदगी से इसको देखना चाहिए। अच्छा, अपोज कर रहे हैं फॉर द राइट रीजन। डोंट यू थिंक कि इसके सियासी और अस्करी मकासद हमेशा से कवानीन को ऐसे इस्तेमाल किया जाता रहा है? तो इस बिल के आपको नहीं लगता कि कोई सियासी मकासद थे, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोज नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी भी हमें अपोज करते हुए दिखाई दे रही है?
हाँ जी, तो इसको डिबेट करें ना, डिबेट करें। आप इसको डिबेट जब तक नहीं करेंगे और बाहर शोर करेंगे, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब लॉ है, लॉ ने तो पास होना है असेंबली में, तो असेंबली के अंदर उससे पहले अगर आप इस पर डिबेट नहीं करेंगे, कल किसी और की मेजोरिटी आ जाए, सिंपल मेजोरिटी, वो चीज को चेंज कर देंगे। सो बैक टू स्क्वायर वन। सो व्हाई नॉट डू समथिंग व्हिच इज ऑन अ परमानेंट बेसिस। और आपने सही कहा, इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं बनाना, आपने बनाना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने किसी एक के लिए नहीं बनाना, क्योंकि फिर वो फिर लोग क्या कहेंगे, मुझे बता दें। देखो ना, जहां आपकी डायसेंशन एक आ जाती है ऑन अ मेजर लेवल, तो फिर आपके साथ दुनिया क्या कहेगी कि आप हर चीज को मफल कर रहे हैं, आप हर चीज को बंद कर रहे हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास कोई नहीं है, क्या आप बात नहीं को कर सकते। सो ये कई इसकी कॉनोटेशंस आ जाएंगी। सो टू मेक इट इनटू अ हेल्थी, प्रोडक्टिव, प्रैक्टिकल बिल, वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेशनल असेंबली, एंड देन उसके बाद देखेंगे सेनेट में क्या होता है। अच्छा, इस तरह के कवानीन ना पहले भी हमारे मुल्क में मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं जाके मसाइल आ जाते हैं, बल्कि इस तरह के कवानीन पे तो खासतौर पे इम्प्लीमेंटेशन होती भी रही है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, वो अपने हिसाब से मीडिया को लेकर चलना चाह रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कुछ भी है। सो नून लीग आई है, उन्होंने अपने तौर पर करने के लिए कुछ और तरमीम कर दी, कोई नए बिल बना दिए। सो डोंट यू थिंक कि हमें हमारे मुल्क में किसी ऐसे पॉइंट पे आना चाहिए जहां लॉज भी बहुत ज्यादा डिफाइंड हो, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आके उनको अपनी मर्जी से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दे। डिफाइंड लॉज हो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े एक डिफाइंड तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, पहले तो डिफाइन करें जी। आई टोटली एग्री विद यू कि व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन। तो उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर फिर आप डिबेट करते हैं, उसके आप प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं, एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट। लेकिन यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपने मकासद के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए करती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है ट्रेंड, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, ये एक लिमिट क्रॉस कर गया। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि आई थिंक वी हैव गॉन बियॉन्ड द रेड लाइन। तो बियॉन्ड द रेड लाइन कोई भी किसी दुनिया में नहीं करता है, हर जगह पे एक रेड लाइन होती है, यू डोंट क्रॉस दैट रेड लाइन। एंड यहाँ मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस पे आप डिबेट करें, ये जरूरी है। ये लॉ इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास, बाय द वे, लेट मी टेल यू, आपके पास लाइबल लॉज मौजूद है। जनरल मुशर्रफ के वक्त ये लाइबल लॉज आए थे, उसमें जाता कोई नहीं है। अच्छा, उस पर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपके कोर्ट्स बड़े स्लैक हैं, बड़े डोसाइल हैं, प्लासिड हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई इस पर कोई एक्शन लेता है कोई नहीं। सो देयरफॉर आपके लॉज जो है बिल्कुल ये डिफंक्ट हुए हैं। इन लॉज को एक्टिवेट करो, कोर्ट्स को चाहिए कि दे हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपके पास कोई जाता है तो इमीडिएटली आप डिसाइड कर लो, वो 1 मिनट के अंदर आप देखो कि अगलों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन आप इन्फोर्समेंट करोगे थ्रू लेट्स से थ्रू लॉज व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल एंटायरली अक्रॉस द बोर्ड, उसमें फिर बड़ी एक डिबेट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे मसाइल होंगे, वो नहीं बंद कर सकते आप किसी। बिल्कुल ऐसे ही आप मुंह तो बंद कर भी नहीं सकते। रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इज्जत बिल हो या फिर अभी बजट भी पेश होने लगा, जो भी अपडेट्स हमारे सामने आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। ये जो हमारा साल है, इसमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ मुआशी हदाफ हैं, उनके हुसूल में नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अगर इक्तिसादी और फिर सनती तरक्की की बात हो या फिर महंगाई हो, बिजली की पैदावार हो, उसके हवाले से अहदाफ हासिल नहीं हो सके ओवरऑल। सो शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का एक्चुअली जो हदफ है वो हासिल नहीं हो सका। सो इस साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही है। सो जो ज़राए सनती शोबे हैं उनकी पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। आप ये देखें कि कितनी बड़ी हद तक जाके ये कमी हमारे सामने आई है। इस साल पाकिस्तानी शहरी मुल्की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। IMF शराइत के तहत मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर 60 रुपए लेवी आयद की गई। इसके बावजूद पेट्रोलियम लेवी जो है वो 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर किए जाने का इम्कान मौजूद रहा। और हुकूमत ने बजट में LPG और 1800 सीसी हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट खत्म करने का
फैसला भी कर लिया। अब इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 1000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम में पहली मर्तबा लिए जाएंगे। ये FBR जराए का बताना है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लीवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल न होने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। और आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने और पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तो ये लेवी बढ़ती है नहीं, दैट्स अनदर डिबेट। माली साल 2024-25 में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई और लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर 80 रुपए तक की जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बजट पेश होने जा रहा है कल और साद हसन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान के। साद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ कल बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि महंगाई कम नहीं हो सकी, हुकूमत से मुतादिद ऐसे इक्तिसादी और मुआशी अहदाफ थे जो कि पूरे नहीं हो सके। अब उसकी नाकामी की वजह कभी भी गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आती। गवर्नमेंट ने यही कहना है कि वो तहरीक इंसाफ ने ये किया था, वो किया था, ये IMF के साथ ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था इसकी वजह से। लेकिन व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसकी बेसिस पे इसका जिम्मेदार कौन रहा? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली द थिंग इज डैट के जो भी कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग हो या अंडर डेवलपिंग हो, वो जब भी जो अपनी कोई भी पॉलिसीज लेके आती हैं तो वो स्टेट पॉलिसीज होती हैं। उस स्टेट पॉलिसी को वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको वो एट द लॉन्ग रन उसको लेके चलती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 70-75 साल से जो है वो जो भी गवर्नमेंट आई और बेशक वो शॉर्ट टर्म आई, लॉन्ग टर्म आई, बेशक केयर टेकर आई, उन्होंने जो है 360 डिग्री से यू टर्न्स लेके जो है वो पॉलिसीज को टोटली जो है वो चेंज कर दिया गया। तो सबसे मेन चीज जो हमारी द फैक्टर इज दैट के इंडस्ट्री ने जब चलना है तो इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात तो करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हम बात तो करते हैं कि हमारी इंपोर्ट कम होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी तो देखें कि जो हमारी इंडस्ट्री जो है, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो टोटली शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी सारी बांग्लादेश और बहुत सारी बंद हो चुकी है। तो हम उनको जब महंगी, सबसे मेन चीज़ है हमारा जो है ना, जो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो चुकी है कि हम दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें एक स्टेट पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। बारहा हम कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने को तैयार हैं। सबसे मेन चीज़ हमें एक टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमें इस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आनी चाहिए कि आम जो भी ताजर है वो टैक्स देने से डरे ना। टैक्स की उनको पता हो कि हमारा टैक्स जो है उसकी क्या जो है वो मराहत है और ये हमारे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारी जो टैक्स नेट है वो बहुत कम है और उन पे ही डबल बोझ डाल दिया जाता है। तो इंडस्ट्री को अगर हमने रिवाइव करना है तो जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसको फिलफोर कम करना चाहिए, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि सब्सिडी दी जाए? अभी बजट आने लगा है, तारीख की महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी है इस साल अवाम ने। गवर्नमेंट की पोजीशन में आपको नजर आती है, कोई रास्ता दिखाई देता है जहां पे गवर्नमेंट स्टैंड ले सकती है अवाम के लिए, आम आदमी के लिए? देखिए, रास्ता तो सबको पता है और उसमें हम कोई जो है उसमें स्टैंड लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़, ईरान हमारा हमसाया है। हम सस्ती गैस और सस्ती जो है अपनी जो पेट्रोल है वहाँ से हम ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इलीगल वे में तो आता है, लेकिन वो स्टेट को, रियासत को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो कुछ इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होता है। लेकिन हम अपने, जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क अगर इंडिया जो है वो सस्ता तेल रशिया से ले सकता है तो हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते? हमें इस चीज़ पे अगर अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, तो हमें हमारा ईरान हमसाया मुल्क है, हमारा जो है वो उधर से हमारे सुई गैस के मायदे हुए हैं, सुई गैस की लाइन डल चुकी है। हमें दुनिया को, हमें IMF को, हमें अमेरिका को एटलीस्ट इन जो भी हमारे पास जो है कि हम इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है ना। महंगा पेट्रोल तो मतलब अगर ईरान से हम इंपोर्ट कर सकते हैं पेट्रोल, गैस, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। जब इंडस्ट्री को सस्ती चीजें मिलेंगी तो इंडस्ट्री जो है वो फिर रिवाइव करेगी। अतीक साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया अतीक रहमान साहब ने भी। अतीक साहब सलाम।
अतीक साहब, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे मैं और साथ के पाकिस्तान का यहाँ पे अलमिया ये कि अभी अगर देखा जाए 21% के हदफ की बजाय 26% पे हमारी महंगाई की है, और रवा माली साल अवाम ने तारीख की महंगे तरीन पेट्रोलियम मसनूआत खरीदे हैं, महंगाई बढ़ी है। और लेकिन फिर भी जब कभी गवर्नमेंट से बात होगी तो गवर्नमेंट का ये कहना होगा कि हम तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, यही राग अलापा जाता है कि सब कुछ बेहतर है, यही राग अलापते हुए आपको सुनाई देते हैं सब। या फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने IMF के साथ मुआहदे को ये कर लिया था, वो कर लिया था। ये सारे मसाइल हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता अपनी, और हमारी मईशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। अभी आपको हमारी हुकूमत कल बजट पेश होने जा रहा है, लग रहा है कि आम आदमी के लिए कहीं पे कोई रिलीफ सामने आएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपकी तफसीली बात सुन ली। बात सारी ये है, प्रोफेशनली स्पीकिंग, तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, और हर आदमी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि जो इलेक्शन में वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। वो इंतजार कर रहे हैं बजट का कि इसमें क्या बात की जाएगी ऐसी जिसमें इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो, क्या बात ऐसी की जाएगी जिसमें नौकरियां मिल रही हों, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, क्या बात ऐसी की जाएगी कि डेवलपमेंट हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के, ये पेट्रोल के प्राइसेस जैसे कि भी आप कह रही थी कि वो कम हो, लेकिन डाटा तो ये बता रहा है कि ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है एक्सक्यूज मी, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। हमें अभी जून जुलाई में $10 बिलियन का कर्ज भी उतारना है। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना कुछ प्रॉब्लम्स पाइल अप हो चुके हैं, हमारे डेट्स बढ़ चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डेट्स में लगभग कमर्शियल बैंक्स के साथ 83% गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीकैरियस कंडीशन में है। हमारे एनर्जी के प्राइसेस भी हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो इस बात की है इस वक्त कि हमें अपने ट्रेड गैप को कंट्रोल करना है। ट्रेड गैप कंट्रोल इसी तरह हो सकता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाएं कैसे। हमारे पास तो एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिवनेस से दिन पर दिन निकलते चले जा रहे हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर करने के बजाय लूज कर रहे हैं, और जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त बायर की सूरत हाल ये है कि जब वो परचेजिंग के लिए जाता है तो वो 4 चीजें जिसको चाहिए होती है देख के आता है, तो एक ही खरीद के वापस आता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही परचेजिंग की। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें देखना ये है कि हम अपने किसी तरह एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और जो हमारी बोरिंग की कंडीशन है, दिन पर दिन हम कर्ज लेते चले जा रहे हैं, कर्ज लेकर कर्ज उतार रहे हैं, कर्ज लेकर सूद उतार रहे हैं, हम उस पर किसी तरह से कंट्रोल करें। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाकर के हम किसी पोजीशन पे आएंगे, और ये सब ऐसे ही हो सकता है जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। FDI, FDI इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, साथ आपकी तरफ आऊंगी। आपने ईरान का जिक्र किया था, कल मैंने कहीं खबर पढ़ी कि अफगानिस्तान भी, अब देखिए 11,000 का ये फिगर है जिसके आसपास क्रूड ऑयल निकाल रहा है। तो अगर ईरान ना सही, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं कर लेता? अफगानिस्तान की जानिब भी तो हम जा सकते हैं ना? डेफिनेटली अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। हम इसके साथ उज्बेकिस्तान हमारे साथ है, ताजिकिस्तान हमारे साथ है। इधर हम वाया अफगानिस्तान हम ट्रेड रूट इसको ओपन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमेशा जो ट्रेड होती है वो हमसाया ममालिक के साथ ज़्यादा होती है। तो चलें, अगर एक साइड का हमारा बॉर्डर जो है वो लॉक्ड है, तो हम दूसरी तरफ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हम ट्रेड कर सकते हैं। हम डिफरेंट एनर्जी के थ्रू उनसे जो है ना, असल जो IDPs के जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और उनकी फिर एक्सटेंशन हुई है, ये मुल्क के, मैं कहता हूँ कि मुल्क के बेसिकली जो है वो प्राइसेस का जो है वो रीज़न इसी का है। उसको हमें रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है। हमें हाइड्रल पावर की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें अपने वाटर रिजर्व की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है। तो हमें एटलीस्ट कोई भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। हमें बेसिकली जब तक हम अपने इंडस्ट्री को, जब तक हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को जो उनकी प्राइस की जो लागत है उस पे रिलीफ नहीं देंगे, तब तक हम दुनिया में compete नहीं कर सकते, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती।
बिल्कुल। अच्छा अतीक साहब, आपने जिक्र किया था एक्सपोर्ट्स का ही और साथ भी एक्सपोर्ट्स का ही जिक्र कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर का भी आपने जिक्र किया कि एनर्जी सेक्टर में हमारे इतने सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो भी नहीं कर पा रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी ये जो रवा माली साल हमारा है और ये साल बल्कि अब ख़त्म भी हो चुका है, इसमें क्या ऐसे मसाइल थे जो कि आइंदा आने वाले बजट में गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेक्टर? देखिए, अभी साहब ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो हमारी मार्केट्स हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं है। साहब ने भूल गए इस बात को कि हमारे पास एक बहुत ओपन मार्केट आ रही है, वो है अफ्रीकन कंट्रीज की। आप देखें इथियोपिया हुआ, ज़ाम्बिया हुआ और दूसरे बहुत सारे ममालिक, एक लंबी लिस्ट है अगर मैं इसका जिक्र करूं तो वो काफ़ी उनकी तरफ से ओपनिंग्स आ रही है और डिमांड्स आ रही हैं। हम उन मार्केट्स को, हमारे जो कमर्शियल ऑफिसर्स हैं अगर मेहनत करें तो हम उनको टैप कर सकते हैं मेड इन पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचाने में। साथ ही साथ आप देखें फार ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे बहुत दोस्त हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह और बहुत सारे मुल्क हैं। इनके साथ हम बिलियंस की इम्पोर्ट करते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि यार आप हमें थोड़ा सा प्रोविजन प्रोवाइड करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करें, जो कि सिर्फ मिलियंस में। देखिए राइस, मैंगो, कीनोई तो जाता ही जाता है, लेकिन हमें दूसरी प्रोडक्ट्स को भी कैप्चर करना है और हमने देखना ये है कि आप सिर्फ उनसे चीजें लेते ना रहे, उनको भी देते रहे। और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है, वो क्वांटिटी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारी जनरल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा है। अगर एनर्जी सेक्टर के प्रॉब्लम्स थोड़े से सॉल्व हो जाए तो हम उन फार ईस्ट एशिया की मार्केट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। वो दोस्त ममालिक हमारी हेल्प कर सकते हैं। चाइना का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि देखिए आप चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वो लगभग $7.5 बिलियन की है और जो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं 1.7 बिलियन की। कितना बड़ा ट्रेड गैप है। तो बात हो रही थी इस बात की कि जब तक हम अपनी नई मार्केट्स को टैप नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे नहीं। इसको बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट को टैक्स हॉलीडे देने चाहिए। आपने कहा ना कि पिछले साल क्या नहीं हुआ, इस साल होना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट करनी है बिजनेस कम्युनिटी। एक, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में टैक्स हॉलीडे दें, ज्यादा से ज्यादा मेड इन पाकिस्तान प्रोड्यूस हो और उसके लिए मार्केट टैप की जाए। वन। नंबर टू ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेस टू फाइनेंस। देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट। अब कल 1.5% बेसिस पॉइंट कम होने के बावजूद भी 20.5 है, विच इज स्टिल मैसिव। बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 4 से 5% के रिडक्शंस आएंगे, स्लो डाउन होगा, लोअर डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस इंटरेस्ट रेट पर काम करना तो बहुत मुश्किल है। तो एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत महंगी है, हमें रियलाइज करना होगा इस बात को। तो लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते थे। तो मैं भी इस बार सजेस्ट करूंगा कि इस बार भी वर्किंग कैपिटल लोन बिलो 5% पे बिजनेस कम्युनिटी को, एक्सपोर्टर्स को फ्लोट किया जाए। और सबसे बढ़कर जो इंक्यूबेटर पे एंटरप्रेन्योर्स है नए वाले, जिनको जॉब नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स, यूथ, जो हमारा बल्क है, हमारा बंच है, हमारा मेन है, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं तो कम से कम उसको ऐसे वर्किंग कैपिटल लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे देने चाहिए ताकि वो अपने कारोबार को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सके और खुद एम्प्लॉयर बन जाए और लोगों को एम्प्लॉय करने वाला बन जाए। तो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए वर्किंग कैपिटल लोन बहुत जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट बजट में अपने इंसेंटिव्स में वर्किंग कैपिटल लोन को जरूर सामने लेकर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। साथ तनख्वाहदार तबका हमेशा से पिसता चला आया है। अभी की जो IMF की शराइत है उसके मुताबिक भी गवर्नमेंट की जानिब से बस ये किया जा रहा है कि टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्स नेट को ब्रॉडन करना इज अनदर। जी जी, इस पर मैं एक बात बोलने की इजाजत चाहूंगा आपसे कि मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की और अभी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज फॉर गॉड सेक, जो हमारा सैलरीड क्लास है वो आपके एक्सपोर्टर, रिटेलर, होलसेलर का तमाम इनकम को भी आप लगा लें, उससे भी ज्यादा टैक्स देता है। तो इसको सैलरीड क्लास को मजीद बढ़ा नहीं किया जाए बल्कि उनके स्लैब्स को इजी किया जाए। इस तरह क्या होगा कि लो इनकम ग्रुप साहब, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कल के बजट में भी इस क्लास को मजीद पिसा जाएगा। साथ के पास भी आते हैं, साथ तनख्वाहदार तबका मजीद पिसने जा रहा है। डेफिनेटली जी, आप सबसे मेन चीज जो है कि उनकी एक फिक्स्ड इनकम है, जो सारा मंथ उन्होंने काम करना है, एक फिक्स्ड इनकम है। आप ये देखें कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स कितनी बढ़ चुकी हैं। उसके साथ साथ जो उनका एक महदूद बजट है, हमारा पैसा डिवैल्यू हो चुका है। और जब भी वो, जैसे उन्होंने कहा कि कोई चीज 4 चीजें लेने जाते हैं तो उसमें से एक लेके वापस आ जाते हैं। तो ये जो सैलरीड पर्सन है इनको तो डेफिनेटली हमें रिलीफ देना चाहिए। हम उनको, उनका जो रिलीफ जो हम देंगे वो कहाँ से हमने पूरा करना है, अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं।
हमारे नेट को। जो एक आम दुकानदार है उसके शायद माइंड में है कि यार मैं टैक्स नेट में आऊंगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। उनको बताएं कि भाई इसमें आने का बड़ा फायदा है। इसमें इस एफपीआर को चाहिए ऑन द ग्रास रूट लेवल पे अपने टैक्स नेट को बढ़ाए। हर बंदे को लाजम हो कि जो शॉप कीपर है या कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके पास एनटीएन होना उसका मस्ट है। इस चीज पे थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है ताकि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो इसका सेकंड कोई सोल्यूशन नहीं है। जो ऑलरेडी जिन पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे ही बोझ बढ़ता रहेगा। एब्सोल्युटली। साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा इस जगह पे, अगर इजाजत हो, कि बजट जो है इट शुड एम टू प्रोटेक्ट द सैलरीड एंड लो इनकम ग्रुप। ये जरूरी है इनको मजीद प्रेशराइज और उनका ज्यादा इन पे बर्डन डालने की जरूरत है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि सैलरीड क्लास की अगर प्रमोशन होती है और उनका इनकम ब्रैकेट बढ़ जाता है तो उनके पास जो स्लैब आता है उससे उनकी इनकम और लो हो जाती है, टेक होम और कम हो जाता है, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज लाइक अ क्रूअल एटीट्यूड टू देम। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, ये है कि देखिए मैक्सिमाइज, जैसे भी साथ देखा कि मैक्सिमाइज टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए तमाम इनकम ग्रुप्स के साथ, लेकिन जो नेग्लेक्टेड ग्रुप्स है जहां से आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही आप उसमें जोर दें। मैं एक मिसाल देके भी बताऊंगा इस बात को। इसमें एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, होलसेल एंड रिटेल है। अब आप देखें ना, रिटेल की मिसाल ले लें, आप रिटेल की एक मोटी मोटी मिसाल ले लें कि आपका इतना मजबूत रिटेल सेक्टर है कि लगभग $152 बिलियन पर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। $152 बिलियन की इसका साइज है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। 18% ये जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मटेरियल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसकी एक्सचेकर में टैक्स पे बात करते हैं तो इतना मीगर है 3.9% पे। तो इसको इंप्रूव होने की सख्त जरूरत है। यहाँ से और अतीक साहब रियल एस्टेट का भी यही है। रियल एस्टेट भी पाकिस्तान, रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रहा है। सो वहां पे अगर उसकी टैक्स की बात करें, सो आई थिंक दैट इज 0.2 और 0.5% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसको गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, राइट? एब्सोल्युटली इट गोज विदाउट सेइंग। तो ये सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, होलसेल, रिटेलर्स, इनको टैप करना है। इनको इन स्टेट के सैलरी क्लास में बर्डन से बर्डन डाला जाए ना, जिससे सबक याद किया अब उसकी छुट्टी बंद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस तरह अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हम बिलियन रुपीस जो है वो दे देते हैं एज अ चैरिटी और उनको उससे बेहतर है, मैं इस चीज को ऑन करता हूँ, उस पैसों के बदले आप उनको मछली पकड़ना सिखाएं। आप उनको जो लोन फ्री जो साहद, ये तो हमारा बहुत पुराना रोना है। सीएम साहिबा की बात करें अगर पंजाब की, तो वो उन्होंने कोई पता नहीं बेशतर किस्म के प्रोजेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें महाना तौर पे पता नहीं 30 लाख घरानों को सिर्फ आप 5,000 रुपए दे रहे हैं। सो मैंने कहा ये तो भिखारी बना दिए लोगों को, इनको वही पैसे लगा के कुछ सिखा दें ताकि वो रोजगार कमा सके, खुद कमाएं और इस मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएं। दूसरा हमारे अदारे हैं, हमारे कुछ अदारे हैं और वो बेतुके अदारे को हमने बढ़ाया हुआ है, उनको कम करें। हमारे अदारों को जो काम नहीं कर रहे उनको कम करके हमारे जो कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो माइनस में जा रहे हैं। और ये शाही खर्चे देखें, आम बिजनेसमैन जब टैक्स देता है तो वो ऊपर गवर्नमेंट को भी देखता है। जब एक जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जब वो 3-3 स्क्वाड्स की गाड़ियों के साथ और 6-6 एकड़ों के घरों में रहेंगे तो वो पूछेगा तो सही भाई कि एक साइड पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, दूसरी साइड पे वो उनको क्या काट लग रही है। तो इस चीजों में देखिए सबको कुर्बानी देनी होगी। हम इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि हमने जो है वो बिलियंस रुपीस जो है वो कर्जे की किस्त में देनी है। तो हमें ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो कर्जा आता है वो जाता कहाँ है, और उसके साथ साथ जो है वो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और सब कौम को कुर्बानी देने की जरूरत है, नॉट सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो तबका जो है। अतीक साहब, तो करेक्ट करूंगा कि बिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा नहीं देना, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा देना। डेफिनेटली। और आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो बात हो रही है इस पे, ये तक टैक्स को टेंजिबल बेनिफिट नजर नहीं आएंगे और टैक्स नेट में आने के लिए इनकरेज नहीं होगा तो आपको टेंजिबल बेनिफिट होंगे। बिजली उसके आती हो, गटर उसके घर के सामने ना बहता हो, पानी मिलता हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से मिलता हो और उसके बच्चे स्कूल जा सकते। तो ये सब सारे टैक्स के बेनिफिट्स है ना। हेल्थ सर्विसेज मिलते हो, बीमार हो जाए, ऑपरेशन हो तो उसका पैसे ना हो तो वो मर जाए, क्या करे। जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सामने चाहिए, ये सारे हैं। और इन सब सबसे बढ़कर बात ये कि हमें देखना ये है कि हम अपने एनर्जी के जो इस वक्त बुरान है जिससे पूरी कौम शिकार है, खास करके हाउस होल्ड, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई प्लान करना है, कोई इसके ऊपर ऐसा कुछ तरीका इख्तियार करना है
कि फिल फॉर यस्टरडे बेसिस पे जो ना आदमी इस प्रॉब्लम से निकल जाए, बिकॉज डेली बिल्कुल। बेसिस पे हमारे टैक्स बढ़ रहे और स्लैब्स बढ़ रहे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी के टैरिफ है और एनर्जी के बिल्स है वो ना बढ़ना से होते चले जा रहे हैं। अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत, आपकी ऑडियो का भी कुछ इशू आ रहा है लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कल बजट पेश होने जा रहा है, सो आवाम के लिए माहिर मौशियात जो है उनका यही कहना है कि कोई ख़ास खुशी की बात या कोई खुशखबरी सामने नहीं आने वाली है, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। बट अगेन गवर्नमेंट से या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट कि शायद कहीं ना कहीं जाके आवाम को कोई रिलीफ मिले जो कि मिलना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुल्क भर की बकरा मंडियां भी इस वक्त कुर्बानी के जो जानवर हैं वो ख़रीदने वालों के लिए तैयार हैं और मुल्क के तूल अर्ज़ से जानवर बड़ी तादाद में इस वक्त लाए जाते हैं जो मंडियां होती हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ सूबों से ये जानवर वगैरह आते हैं और उनकी देखभाल भी मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। न्यूज़ में भी आप देखते होंगे तरह तरह के जानवर आपको दिखाए जाते हैं। मवेशी जो होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं वैसे ज़्यादातर, और मैं अक्सर नोटिस करती हूँ ये बात कि बहुत लाड प्यार से जो मालिक होते हैं वो अपने जानवरों को पालते हैं और फिर उनको मंडी में भेजते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से उन जानवरों को सजाया भी जाता है। ये इस वक्त आप ये क्लिप्स हमारी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतने लगन से इन कुर्बानी के जानवरों को तैयार किया जाता है। भारी भरकम ये बैल होते हैं, वो उनकी खूब धूम मची होती है। पर्सनली मुझे ये बैल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है तमाम तर जो जानवर हैं, ऊँट वगैरह, बकरा, इन सब में से। तो खैर इनकी खुराक भी बहुत ही मुनफरद होती है और कीमत भी फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जितनी मुनफरद खुराक होगी, जितने खूबसूरत जानवर होंगे, उतने ही उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और ये मंडी में जो आए खूबसूरत वज़नी किस्म के नस्ली जानवर होते हैं, उनके देखने के लिए बड़े बच्चे, अगर आपने लेना हो ना लेना हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन मंडी में हर कोई ज़रूर जाता है, ख़ासतौर पर लड़के या बच्चे। उनको बड़ा शौक़ होता है मंडी में जाने का और जाके वहाँ पर जानवर एटलीस्ट देखते हैं और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये वाला जो फेज़ होता है बकरा ईद से 10-20 रोज़ पहले का, इसमें हर इंसान ज़रूर मंडी जाता है एक न एक बार, लेकिन वहाँ पर जाके व्यापारियों के जो दाम होते हैं जानवरों के, वो अक्सर आपके होश उड़ा देते हैं, आपके होश गुम हो जाते हैं। और वो जो टर्म हम न्यूज़ में यूज़ करते हैं, होश रुबा इजाफा कीमतों में आता है। अभी ये होश रुबा इजाफा हुआ है मार्केट में या नहीं? शेख हमारे रिपोर्टर लाहौर से मंडी में ही बल्कि मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करते हैं, उनसे जानते हैं। शेख रशीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नमरा शेख साहब, इस बार बताएं, इस वक्त पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी मंडी में मौजूद है लाहौर में, और ये होश रुबा इजाफा हुआ कीमतों में या नहीं? पहली बात तो यह है कि लाहौर में तकरीबन 9 मंडियां कायम की गई हैं और जिस मंडी में मैं मौजूद हूं इसका नाम है मनावा मवेशिया मंडी, जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी मौजूद है। और इस वक्त इस मंडी में वो तकरीबन 30,000 से ज़ायद जानवर मौजूद है, जिसमें बैल की बात की जाए तो वो नंबर 1 पे है। जैसे आपने अपने एंट्रो में ये बात कही है ना कि होश रुबा इजाफा, तो एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने कल एक बैल फ़रोख्त किया है 75 लाख रुपए का। अब वो 75 लाख रुपए का जो बैल फ़रोख्त किया गया, उसमें क्या सोना भरा था, क्या उसमें चांदी भरी हुई थी, या उसमें हीरे थे? मतलब ऐसी क्या मतलब इतनी बड़ी कीमत के 75 लाख रुपए का जानवर? आइए मैं हाँ बहरहाल मैं आपसे बात करवाता हूँ। जी बताइएगा कि आपने एक जानवर फरोख्त किया है 75 लाख? जी किया है 75 लाख का किया। क्या था भाई उसमें? सोना था, चांदी थे, हीरे थे, जवाहरात थे? नहीं उसमें क्या था? ऐसी बात नहीं है सर, जो कुर्बानी होती है ये वजन पे नहीं बिकती, ये शौक होता है, ये अल्लाह के रास्ते पे देना है। अगर गोश्त देखा जाए तो उसमें इतने का नहीं, गोश्त बढ़ से बढ़ भी 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, 35-40 मन वजन था उसका, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते पे देना ये शौक है। सबसे बड़ा बैल था। नहीं, अगर वो 35 लाख भी वजन था तो वो तकरीबन वो तो पड़ जाता है कुछ 2,025 रुपये फ़ी किलोग्राम, और मार्केट में रेट है 700 रुपये किलोग्राम। इसका मतलब है कि आप 1,400-1,500 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़्यादा पर या 2,000 रुपये ज़्यादा पर फरोख्त कर रहे हैं। ये सर कुर्बानी है, कुर्बानी डबल होती है। वैसे गोश्त होता है साल, ये काटू रेट होता है, ये कुर्बानी है, इसमें कोई नुकसान वाला जानवर नहीं आता, ये डबल होता है। अगर वैसे 1000 हो ना तो कुर्बानी 2000 को बिकती है। लेकिन शेख हर बंदे के पास साहब 75 लाख रुपए नहीं है। फिर भी जवाब नहीं दिया कि 75 लाख वाला बैल जो था उसमें इतनी क्या खास बात थी कि इसकी इतनी ज्यादा कीमत थी? हाँ ये बताएं कि उसमें क्या खास बात थी कि 75 लाख रुपए का बिका, और वो कौन से शरीफुन नफ्सास नफ्सादवी और सादा लो शहरी थे
जो 75 लाख रुपए का ले गए। सर वो ऐसी बात नहीं है, वो उसकी कलर चॉइस अच्छी थी, वजन था, सबसे बड़ा था मंडी में। एक उसका नाम था, जैसे एक नाम होता है, नाम चलता है, उसका नाम था उस बैल का, बस अपने नाम पे बिका है। अपने अपने नाम पे बिका है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी बैग पे ये दो जानवर ये खड़े हुए हैं बैल, ये भाईजान रास्ता दी, ये बताइए ये कितने का है? ये 8 लाख का है। कितने का है? 8 लाख के 2 हैं। 8 लाख के दो हैं। 2 है जी, ये दोनों 4 4 लाख के का हैं। एक। तो ये इसमें ये तो बड़ा कम वजन है, ये तो बड़ा मतलब स्मार्ट सा जानवर है। स्मार्ट है जी। वो ये 3 साढ़े 3 लाख में हम दे देते हैं। रेट ज़्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यापारी होता है ना, उसके साथ हम कम रेट करें, वो सही रेट लगाते थे। जो इधर के लोग हैं इनको नहीं पता, ये रेट से रेट लगाते हैं, ज़्यादा ही करना पड़ता है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप यार इतने रेट कोई, जैसे ये मंडी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने कैम किया है, ज़िला हुकूमत ने कैम किया ये मंडी, क्या वो पूछते नहीं है कि यार इतने रेट आप मॉनिटर नहीं करते? आपको पूछते नहीं है वो? नहीं सर, ये देखो ना, हम 8 लाख मांगते हैं, ये अब 6 लाख के हैं, वो हमें 2 लाख भी लगाकर चले जाते हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये बस ऐसे ही है, जो हमारी समझ में हमने पूछ लिया, जो उनकी समझ। कितने दिन हुए हैं? हमको 7 दिन हो गए आए। कहाँ से आए हैं? हम चिचौतनी से आए हैं। जी आपने बात सुनी व्यापारी की, जिनके पास इस वक्त भी कोई 250-300 जानवर मौजूद है, बैल मौजूद है, और उसमें जो है वो पंजाबी कहते हैं वच्छे भी मौजूद हैं, और उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शेख साहब, ये आपके सर, आपकी बैग पे ये कस्टमर्स मौजूद हैं या ये भी व्यापारी हैं? नहीं, ये सारी व्यापारी मौजूद हैं जी, सारी व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी ही मौजूद हैं। अगर किसी दूसरे व्यापारी से आप बात करना चाहें, उनसे भी पूछें कि ये कीमतें, उन्होंने तो सही तरह जवाब नहीं दिया कि 75 लाख का बैल उन्होंने क्यों बेचा है। इनसे पूछे कि इन्होंने कितने बेच लिए अभी तक और कितने आप बताइएगा कि जी 75 लाख, आप बताइएगा 75 लाख रुपए में क्या खास बात है, क्योंकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। सर ये जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, ये खूबसूरती पे बिकता है, इसकी खूबसूरती होती है जानवर का, इसका वजन नहीं देखा जाता, इसकी खूबसूरती देखी जाती है, क्योंकि जो चीज़ प्यारी होती है ना, उसकी कुर्बानी होती है, वो अपने हुस्न की वजह से। इनकी ना ये जो आर्ग्यूमेंट है, मुझे इस तरह ये थोड़ा सा वीक लगा, माजरत के साथ। शेख साहब, वो खरीदते हैं। शेख साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मार्केट का एक रेट भी होता है ना खूबसूरती पे। अगर किसी को वो कह रहे हैं कि वो रंग पे उनको पसंद आया, रंग बहुत अच्छा था, इसलिए 75 लाख रुपया दे दिया किसी ने, तो ये मार्केट का रेट तो खराब हुआ है ना। इन लोगों के फिर आसमान पे सर चले जाते हैं, आसमान पे इनके रेट्स फिर चले जाते हैं। तभी फिर जब कोई बंदा सिर्फ 2 लाख अफोर्ड कर सकता है, उसको वो 2 लाख में बैल नहीं मिलता और वो फिर कुर्बानी नहीं कर पाता है। सो इनसे ये भी कम्युनिकेट कीजिएगा प्लीज। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 75 लाख रुपए का फरोख्त करके इन्होंने मार्केट की एक सिमत, एक डायरेक्शन मुकर्रर कर दी है कि इससे कम या इससे ज़्यादा या इससे थोड़े से कम जिसके पास पैसे हैं वो मार्केट में आने की ज़हमत ना करें, वो सुन्नत इब्राहिमी मनाने की ज़हमत ना करें, क्योंकि आज इन कीमतों की मौजूदगी में सुन्नत इब्राहिम अदा करना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं इस वक्त मनावा मंडी में मौजूद हूँ, और आप दूर, मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो आपको कहीं भी एक भी ख़रीदार नज़र नहीं आएगा, एक भी ख़रीदार। 1-2 से मेरी मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम सुबह की नमाज़ पढ़ के आए हुए हैं, मगर अभी तक यहाँ मौजूद हैं और हमारा सौदा नहीं हो रहा। हर जो बैल है उसमें तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक ज़्यादा वसूल करने की बात हो रही है जी। शेख रशीद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए लाहौर से। अच्छा देखिए, सुन्नत इब्राहिमी है और कुर्बानी करना हर एक मुसलमान का शौक भी होता है और फ़र्ज़ भी होता है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे व्यापारियों ने दिया है, मुझे वो बड़ा वीक लगा, इन द सेंस कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि रंग खूबसूरत है या कुर्बानी का जानवर अपनी किसी ख़ास बात की वजह से बिकता है, लेकिन फिर भी वो ख़ास बात पे बिकता होगा। लेकिन मार्केट होती है, एक मार्केट होती है, वो मार्केट पे गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि उसकी रेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो। भाई 75 लाख का अगर एक बैल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये व्यापारियों के सर यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गए और वो किसी भी कम रेट की तरफ अब नहीं देखेंगे। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि जो 6 लाख के बैल है वो 8 लाख में फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा तब तक हर बंदा वहाँ पे जाके 8 या 10 लाख रुपए दे के एक जानवर नहीं खरीद सकता है। तो जो 75 लाख वाले हुजूर हैं, उन्होंने अपने बस एक नाम पे, जैसे व्यापारी ने खुद ही बताया कि नाम पे उन्होंने वो जानवर खरीदा है, तो नाम पे खरीद लिया, 75 लाख आपने दे दिया, बाकी गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनका कुर्बानी का भी हक है। तो आप वो पैसे कहीं किसी गरीब को दे भी सकते हैं। कुर्बानी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप कीमतें जो हैं वो बढ़ा दें या फिर आप कोई अपनी शो ऑफ के लिए आप ये करें। इसका मकसद ये है कुर्बान करना, अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना। सो अगर आपके पास इतने पैसे हैं भी तो वो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं ताकि वो भी ये खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में ऊंट जो है उनके भी दाम कुछ ज़्यादा हैं और लेकिन खूबसूरती भी है। सो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं
कुछ फुटेजेस, कुछ क्लिप्स हमारे पास खूबसूरत से ऊँट उनके मौजूद हैं और अनोखे जानवर भी मार्केट में होते हैं। जैसे शायद मुझे लग रहा है कि जो 75 लाख वाला बैल है ये शायद अनोखा जानवर है और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमत थी। लाहौर की मंडी तो हो गई, अभी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से इरशाद शाद हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। इरशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इरशाद, लाहौर में तो 75 लाख का बैल बिक चुका है, वो किसी ने खरीद लिया है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, 75 लाख 80 लाख और यकीन जाने कि इससे भी ज़्यादा महंगे महंगे जो जानवर हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ पे जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पे नॉर्मल रेट हैं। यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको मेरे अकब में जानवर, जी मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मंडी है, बाटा चौक के करीब ये मंडी है और यहाँ पर हर साल 1 लाख से ज़ायद मवेशी आते हैं जिनकी खरीदो फरोख्त होती है। ठीक है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास कोई व्यापारी मौजूद है उनसे बात करके हमें बताएं कि उनकी क्या कीमतें। आपके अकब में मुझे बहुत खूबसूरत सफेद रंग के बैल नजर आ रहे हैं, सो मैं चाह रही हूँ कि कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप देख सकते हैं, मंडी दिखाएं, जानवर दिखाएं प्लीज। जी बिल्कुल, ये देखिए ये हमारे अकब में जानवर हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के शेड भी नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे साथ व्यापारी खड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपके पास जो जानवर हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कीमत है वो कितनी है? वो 17.5 लाख का हम लोगों ने सेल किया। अब तक आपने 17.5 लाख का जानवर जो है वो सेल कर दिया। अब जो आपके पास स्टॉक मौजूद है उसमें सबसे ज़्यादा कीमत कितनी है? वो 15 लाख है। 15 लाख तक के जानवर मौजूद हैं और जो 17.5 लाख का जानवर है वो ये सेल कर चुके हैं। ये बताइएगा कि इस मंडी में ओवरऑल सबसे महंगा जो जानवर है वो कितने कीमत में सेल हुआ है? वो हमने सेल किया है। तकरीबन कितना, जो आपने 17 लाख का सेल किया? 17 लाख का। अच्छा, 17.5 लाख का जानवर जो है वो इन्होंने सेल किया है। हाँ, पूछे इनसे कि 17 लाख का क्यों वो बिका है, उसमें ऐसी क्या खास बात थी? वो जैसे शेख रशीद हमारे रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि शायद उसके खुर जो हैं वो डायमंड्स के थे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि जो 17.5 लाख का जानवर है, नॉर्मली जो जानवर होते हैं ज्यादा से ज्यादा 7 लाख 8 लाख जो इस सेहत के जानवर होते हैं वो सेल हो जाते हैं। 17 लाख बहुत बड़ी रकम है, कैसे सेल हुआ? बस शौक की बात है जी, शौक की वजह से खरीदा, चीज भी है ना फिर वो। जी जैसा कि आपने सुना कि वो कह रही हैं कि शौक की बात है, जो जानवर हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो लेकिन शौक वाले लोग होते हैं वो उनकी खूबसूरती देखकर ज़्यादा दाम दे जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपने मंडी का विजिट किया है, कैसा लग रहा है? जानवर किस किस तरह के हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको? वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, पसंद तो आ रहे हैं लेकिन अभी हर जानवर जो भी रेट पूछा है वो रेंज से बाहर ही है तकरीबन, क्योंकि महंगाई भी है और इनके भी ज़रा ये इनका थोड़ा टाइम है, अभी टाइम 5-6 दिन है अभी, तो इनका भी ज़रा नखरा चल रहा है अभी, तो देख रहे हैं। अल्लाह खैर करता है, कोई ना कोई जो नसीब में होगा मिल जाएगा। जैसे भाई ने बात की है कि जो शौकीन लोग हैं जिनके पास मालदार भी हैं वो फिर मंडी ख़राब करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो अपनी हैसियत के मुताबिक तो उनको तो वो पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे होते, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में मिडिल क्लास फैमिली है वो जो देखते हैं उनके हिसाब से तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो जानवर है वो हिस्सा के लिए खरीद रहे हैं या आप अपना सोलो जो है अपनी ज़ाती कुर्बानी के लिए? सर बिल्कुल, अभी तो हिस्से का ही प्लान है, क्योंकि पहले था कि पहले एक अकेला करते थे, लेकिन अब जिस तरह महंगाई बढ़ गई है दिन ब दिन, तो उस हिसाब से फिर हिस्से पे आ गए हैं। जिस तरह महंगाई जा रही है अगली दफ़ा तो सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। जी, जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि जो जिनकी पहले इस्तात थी वो अपना जानवर खरीद सकते थे और ज़ाती कुर्बानी कर सकते थे, लेकिन अब वो इस्तात नहीं है और हिस्से वाले जो है वो ख़रीदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, ख़रीदार हैं जो कि यहाँ पे जिन्होंने रुख किया हुआ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा आपने मंडी विज़िट की है कि रेट्स के मुतालिक क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। हाँ जी बिल्कुल विज़िट की है, अभी तो रेट काफ़ी तेज़ जा रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि अभी 4-5 दिन हैं, ऐसा हो सकता है लास्ट दिनों में थोड़े से रेट जो है नॉर्मल हो जाएंगे। जी, शहरी कह रहे हैं कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि रेट डाउन हो जाएगा। हम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बताइएगा कि ये जो रेट हैं अचानक इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? भाई हर चीज़ तो पहले महंगाई, आपको पता है हर चीज़ तो महंगाई में रही है। कनक का रेट आपके सामने, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई इरशाद शायद इनकी तरफ कि वो जो जानवर पहले 1-2 लाख का होता था वो इन्होंने 20 लाख में बेच दिया। सो बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। ये सूरत हाल थी जी लाहौर की मंडी की और इस्लामाबाद की मंडी की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं आज पहली बार नहीं कह रही है, मैं शायद इससे पहले मुतादिद बार कह चुकी हूँ। और पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हर मैदान में अपना लोहा मनवाने की ताकत रखते हैं। तो तारीख साज रिकॉर्ड्स के हामिल राशिद नसीम ने 2 दिन में 20 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। राशिद के मजमूई रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो उनकी तादाद अब 121 हो चुकी है। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड समेत मुतादिद ममालिक के आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। राशिद नसीम ने पहले दिन 9 और अगले रोज़ 11 रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में भारत के भी 2 रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। खुद राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त आपका जिक्र करते हुए और आपसे बात करते हुए भी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई नो कि आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमारे नाज़रीन को बता सकें। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो है वो 121 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्शल आर्ट हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक नया संगे मील मैंने जो है वो अबूर किया और 29 आवर्स में जो है मैंने 20 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो अटेम्प्ट किए और सबके सब सक्सेसफुल रहे। और पूरे पाकिस्तान का जो वो मीडिया था वो मेरे पास आया हुआ था और लाइव मैं रिकॉर्ड्स को अटेम्प्ट कर रहा था और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा और मैंने पाकिस्तान का नाम दोबारा से पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद किया और बहुत ज्यादा प्राउड फील है इस बात के ऊपर। अच्छा, ये इस वक्त हमारे पास क्लिप्स भी हैं, कुछ अखरोट तोड़ रहे हैं आप हाथ से, ये क्या रिकॉर्ड है? इसके अलावा दीगर जो है उनकी कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें। देखिए, मैंने जो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए वो 20 डिफरेंट कैटेगरीज थी, जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स थे वॉलनट ब्रेकिंग के, जिसमें हाथ में अंडा पकड़कर जो है वॉलनट्स का एक रिकॉर्ड ब्रेक करना था, जर्मनी का रिकॉर्ड था वो। और उसके अलावा कोहनी के साथ रिकॉर्ड थे, फिर एक बलून बस्टिंग का रिकॉर्ड था, नी स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, बू स्टफ का रिकॉर्ड था, चॉपस्टिक्स ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था, पेंसिल्स ब्रोकन का रिकॉर्ड था, जंपिंग जैक्स का रिकॉर्ड था, फुल एक्सटेंशन पंचेस के रिकॉर्ड थे। तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है मैंने 20 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो अटेम्प्ट किए और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी से नवाजा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, आपको मुबारक भी उस पर एक बार फिर से पेश करूंगी। क्रेडिट किसको देते हैं सबका आप? क्रेडिट देखिए जी, सबसे पहले तो लाजमी सी बात है मार्शल आर्ट सिखाने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम है जिनका नाम है इकबाल मुर्तजा, उन्हीं को क्रेडिट जाता है। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली है जो कि मुझे सपोर्ट करती है और उसके बाद फिर मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ वर्क कर रही होती है इन तमाम के तमाम आलमी रिकॉर्ड्स के ऊपर। और मैं यहाँ पे खुसूसी तौर पे क्रिकेट का भी जिक्र कर लेता हूँ कि आज हम लोग वैसे ही बड़ा क्रिकेट आजकल हमें बड़ा सेट कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम पाकिस्तान को जो है वो छोटी छोटी खुशियां जो है वो देता रहता हूँ और 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। हालांकि मुझे बिल्कुल भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप मेरे पास नहीं है और मैं अपने बलबूते के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, इंटरनेशनल टीवी शोज में जा रहा हूँ, इटली जा चुका हूँ 5 मरतबा, वहां जाके मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। उसके अलावा मैं फ्रांस जा चुका हूँ, कोरिया जा चुका हूँ, जापान से टेलीविजन की टीम मेरे घर पर आकर मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर पहुंच गई और उन्होंने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके अलावा जापान से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि यार आप अपनी वीडियोस जो है वो हमें दे दें, हम अपने टीवी शोज पे चलाना चाहते हैं। सिंगापुर के अंदर मैंने जाके जो है वो एक एड में काम किया है। पाकिस्तान के अंदर तो किसी को मैं नजर नहीं आता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल टीवी शोज में जो है वो लोग मुझे अपने एड में जो है वो काम करने के लिए तो दुख की बात है, यही मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। बेशक हमारे लिए भी फख्र की बात है और दुख की बात भी है। जैसे आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप नहीं नजर आ रहे, लेकिन पूरी दुनिया में आपका टैलेंट, आपका हुनर और आपकी सलाहियतें पूरी दुनिया में लोगों को नज़र आ रही हैं और उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ यही तो अलमिया, यही तो अफसोस की बात है। आपने जैसे क्रिकेट से रिलेट करने की कोशिश की है कि वहाँ पे खरबों रुपए हमारे मुल्क के जा रहे हैं, हमारी मईशत के जा रहे हैं, आम आदमी की जेब से जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहों पे, और इन रिटर्न वो हमारी इमोशंस के साथ सिर्फ खेल ही रहे। सो ऑब्वियसली आई अग्री विद यू कि आपको प्रमोट करना चाहिए, कोई भी खेल है, कोई भी लोग है। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताइएगा, कितना टाइम आप ट्रेनिंग करते हैं डेली बेसिस पर?
देखिए मैंने अपनी जो ट्रेनिंग में स्टार्ट करता हूँ दोपहर को 3 बजे जो है वो मैं ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर रहा था जब मैं 20 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है मुझे एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करते हुए लग जाते थे, क्योंकि हर चीज की मुझे जो है वो प्रैक्टिस करनी थी। अगर मैं एक आम अल्फाज में ये बात कहूँ कि सर के बालों से लेकर और पाँव के नाखून तक बॉडी का जो भी पार्ट है उसको मैं मजबूत करने में लगा हुआ था। अपनी एल्बोज को मजबूत कर रहा था, अपने हेड को मजबूत कर रहा था, स्ट्रेंथ पैदा कर रहा था अपनी लेग्स के अंदर, क्योंकि 5 kg एंकल ब्रेड बांध कर जो है मुझे नी स्ट्राइक्स करनी थी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे लेकिन मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आज ही मेरी दोबारा से जो है एक और वीडियो जो है वो अपने पेज के ऊपर लगाई है। तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि राशिद नसीम ने जो है वो अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पेज है वो शायद हैक कर लिया है, और इतने ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल जो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर अपलोड हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि बार बार पाकिस्तान का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और राशिद, यहाँ पे फिर इंडिया भी ये कह रहा होगा कि आपने हैक कर लिया अकाउंट, क्योंकि उनके भी 2 रिकॉर्ड्स आपने तोड़े हैं। बिल्कुल जी, मैं इंडिया के अब तक 38 आलमी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि पाकिस्तानी टीम का जो गुस्सा है, जो हारने का जो गुस्सा है, मैं इंडिया से इंशाल्लाह ताला जुमेरात को मैं इंडिया के 2 आलमी रिकॉर्ड और ब्रेक करने वाला हूँ। और ये बस मैं जरा चीज को अपनी भड़ास निकालना चाहता हूँ। कम से कम जो मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जो 2 रिकॉर्ड्स तोड़े उनकी भी तफसील बताएं, और जो होने जा रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। जी, एक रिकॉर्ड जो है वो क्या नाम है इसका, मोस्ट ननचक्कू बैक एंड रोल का है, और एक ननचक्कू का ही कैटेगरी का रिकॉर्ड है। उसको मैंने ब्रेक करना है, वो है फिगर ऑफ 8 का। तो दोनों रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो। और उसके अलावा एक और तीसरा रिकॉर्ड है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आज फैसला करूंगा। वो है बूस्ट अप स्पिनिंग का, इन 1 मिनट का रिकॉर्ड है। ये 3 रिकॉर्ड मैंने लाइनअप किए, इनमें से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 2 रिकॉर्ड जो है वो लाजमी ब्रेक कर दूं जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ट्रेनिंग सिर्फ पाकिस्तान से की या बाहर ममालिक में भी आप गए? जापान का भी आपने जिक्र किया। देखिए, ट्रेनिंग में जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो तो पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो मास्टर्स हैं उनसे भी ट्रेनिंग की हुई है, जिसमें कोरियन मास्टर हैं, जापानीज मास्टर हैं, कोरिया के मास्टर हैं किम जोंग सियोंग, उनसे मैंने ट्रेनिंग की हुई है। इसके अलावा जापान के मास्टर है हीरो सातों, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है। उसके अलावा अमेरिकन कुछ मास्टर्स हैं, और इसके अलावा काफी मतलब इंटरनेशनल मोहम्मद हमती हैं ईरान के, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है, तो उन्होंने भी मुझे सिखाया। लेकिन जो असल जो ये सारी मार्शल आर्ट का जो क्रेडिट है जो भी, वो मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल मुर्तजा साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे सिखाया है मार्शल आर्ट और मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। अच्छा, फैमिली में भी हाँ, लेकिन मैं इसमें एक बात, सॉरी, मैं एक ऐड करता हूँ। मैं बेसिकली मुझे इन रिकॉर्ड्स की वजह से डिफरेंट इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, इटली है, फ्रांस है, कोरिया है, सिंगापुर है, ये लोग मुझे अपने ममालिक में बुलाते हैं, अपने टीवी शोज में बुलाते हैं। वहां पर जाके मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करता हूँ। इसके अलावा मेरी स्पेनिश गॉट टैलेंट के अंदर जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है, और अभी मैं रिसेंटली जो न्यू सीजन आएगा अमेरिकन गॉट टैलेंट, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला मेरी पार्टिसिपेशन है, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। और मैं पाकिस्तान की पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का झंडा जो है अमेरिकन गॉट टैलेंट जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो ले रहा हूँ इंशाल्लाह। ये आप अभी आगे अपनी फैमिली में भी किसी को सिखा रहे हैं, या फैमिली में कोई है? मेरी पूरी दुनिया के अंदर जो है मेरी वाहिद फैमिली है, जिस मेरी फैमिली के अंदर 3 लोग और हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ हैं, जिन्होंने अभी 6 महीने पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक करके पाकिस्तान का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। मेरी बेटी जो है वो 3 मरतबा इंडिया को हरा चुकी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। मेरे फादर हैं, 70 साल के हैं, पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, उन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंग्लैंड का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसके अलावा मेरे 14 शागिर्द हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पुशअप्स के रिकॉर्ड हैं, जिसमें ननचक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं, जिसमें स्टिक के रिकॉर्ड्स हैं, और ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स के अंदर जो है मेरे जो 14 शागिर्द हैं वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो नाम दर्ज करा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ न सिर्फ अपना जो टैलेंट है वो दूसरे बच्चों में भी मुंतकिल कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ खुद ही आलमी रिकॉर्ड बना रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरी जो एकेडमी है, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, जो कि अभी तक पूरी दुनिया में 145 आलमी रिकॉर्ड जो है वो अपने कंप्लीट कर चुकी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो मैं अपना टैलेंट है, अपना फन है, वो अपने स्टूडेंट के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान का नाम वो लोग भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बुलंद करें। मेरी स्टूडेंट्स हैं, एक अकरूबा, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मेरी बेटी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। वाइफ मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद आप आने वाले वक्तों में ये फैमिली ऑफ सक्सेसफुल पीपल, अ फैमिली ऑफ सक्सेसफुल पीपल इंडीड। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं जी देखें, मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अपने
अपनी गेम के साथ इंसाफ करें। और अब जो भी वो अगर वो डॉक्टर है, अगर वो इंजीनियर है, अगर वो कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी गेम में रहते हुए, अपनी फील्ड में रहते हुए मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जगमगाए, ताकि हम अपना एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का जो ऊपर लेकर आ सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उजागर करूं। मेरी वीडियोस को 1000 मिलियन से ज्यादा दफा जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेजेस के ऊपर देखा जा चुका है अभी तक, यानी कि 1 बिलियन के करीब। तो मेरी कोशिश है कि मैं सॉफ्ट इमेज जो है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जाके जो है वो बुलंद करता रहूं, और आप लोग भी ऐसे ही करें। बिल्कुल जी, गुड लक फॉर दैट राशिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है राशिद की, उनको गुड लक विश करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान का नाम वो ऐसे ही रोशन करते रहे, और उनकी फैमिली भी, जैसे उन्होंने बताया, और बल्कि उनकी एकेडमी भी है, सो उनके जो शागिर्द हैं वो भी पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। गुड लक। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ईद उल अज़हा के दिन करीब हैं, और ये दिन करीब आते ही अपने खाने का जो मेन्यू है उसको भी आप लोग प्लीज़ अपडेट कर लें और अच्छा कर लें। हफ्ते भर से ज़्यादा जारी रहने वाली जो दावतें होती हैं उसके हवाले से ये कहा जाता है कि एक ख़ास किस्म का ही मेन्यू होता है उसमें। बकरा ईद में, बड़ी ईद मतलब नमकीन ईद हो, या फिर ईद कुर्बान, बहुत से मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाने वाली ये जो मजहबी हमारा त्यौहार है ईद उल अज़हा, इसका इंतज़ार ख़ास तौर पर खाने पीने की वजह से ही किया जाता है, और खाने पीने के जो शौकीन अफराद हैं उनको तकरीबन सारा साल इसका इंतज़ार रहता है। इस दिन कुर्बानी के जो रेड मीट जो है, सुर्ख गोश्त, यानी कि उसे मुख्तलिफ डिशेज से खातिर तवाज़ो का रवाज आम है हमारे यहाँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है कुर्बानी है ही गोश्त के हवाले से, सो रेड मीट, या फिर हम लोग बहुत सारी डिशेज ऐसी होती हैं जो गोश्त से बनाते हैं। ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल के नुकसानात भी हो सकते हैं, ये कभी हम नहीं सोचते। बड़ा कैजुअली हम पूरा जानवर जो है उसको फ्रिज में रख लेते हैं, और फिर उसके बाद पूरा साल उसको इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलरली, और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो एक हद तक गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, एक हद तक ही ये इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, उससे ज़्यादा उसके नुकसानात होते हैं। इस पर इन डिटेल बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राशिद जहांगीर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वाह। अभी हम लोग गोश्त पे हमला करने लगे पूरी आवाम हमला करने लगी है, तो ये हमला नुकसानदेह है, राइट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ABN न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने आज जो है ना दावत दी है। और जहाँ तक गोश्त का है जी, अगर हम इस तनाजुर में देखें कि जो सबसे पहले अगर मैं ये बताऊँ कि कुर्बानी के गोश्त के फ़वाइद क्या हैं, तो जो हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, अगर हम उन रिसर्चेज़ को सामने रखें तो जो हलाल तरीका इस्लाम ने हमें बताया है कुर्बानी करने का या जानवर को कुर्बान करने का, तो उस तरीके से जब हम एक जानवर को कुर्बान करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की जो रेशो होती है वो बनिस्बत जो बाकी तरीक़ाकार हैं, जो आम तरीके से हम जानवर को इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, जिसमें करंट लगा के इस्तेमाल करना है या इंजेक्शन के ज़रिए हम जानवर को जो है वो पहले मारते हैं, उसको हम हलाल कहना तो नहीं कहेंगे, मारना ही है। तो उसमें बड़ा फ़र्क है। और फिर आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो इस्लाम ने तरीका दिया है कुर्बानी के जानवर ढूंढने का, अगर आप उस तरीके को देखें तो वो जो आपका जानवर होता है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है विटामिन B12 के हिसाब से, उसके अंदर प्रोटीन्स के हिसाब से। तो ये आप हमेशा अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा जो है ना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये नेमत है कुर्बानी। अब जहाँ पे कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल आ जाता है, तो देखें जहाँ इस्लाम ने आपको इतने सुनहरी असूल दिए हैं, वहाँ इस्लाम ने तवाज़ुन का, वहाँ पे बैलेंस का और हर तरह के अपने मामलात में इंसाफ करने का भी हमें जो है ना तलकीन की है। तो जिस तरह आप फरमा रही थी कि हमला करना, तो वाकई जब भी कोई चीज़ हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अब अगर हम देखें जो रेड मीट है, रेड मीट में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो अज्जा हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हाइपरटेंशन है। इस वक्त आप अगर पाकिस्तान में रेशो देखें या ओवरऑल दुनिया में रेशो देखें तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इशू वो सबसे ज़्यादा प्रीवेल होता जा रहा है और हद से ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा है। तो जब भी हम हद से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है हाइपरटेंशन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं।
फिर इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में एक्सेसिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैवेंजर सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। स्कैवेंजर वो जो इम्यूनिटी रिलेटेड होते हैं? नहीं, स्कैवेंजर सेल्स बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे वो ख़ास किस्म के खुलिए रखे हैं या वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं कि जिनका काम हमारे जिस्म से जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या एक्सेसिव चर्बी है उसकी सफाई करना है। जी जी, हाँ ठीक है। स्कैवेंजर बेसिकली ये खसूसी तौर पे लिपिड्स के साथ इनका ताल्लुक होता है। ठीक। तो जब वो काम नहीं कर पाते तो एक्सेसिव उसकी वजह से वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट होते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी शरियानों के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिल के मसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फिर हमारे जो रीनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और बिलखसूस अक्सर जब हम देखते हैं कि जो किडनीज के जिनके प्रॉब्लम है या गुर्दों के जो अमराज में मुब्तला हैं लोग, तो उनको भी खसूसी तौर पे डॉक्टर्स जो है इन चीज़ से मना फरमाते हैं कि जी आप जो है ना गोश्त का कम इस्तेमाल करें। तो देखें कोई भी चीज़ है जब वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित है। अब इवन दो कि अब अगर हम विटामिन का देखें तो विटामिन B12 का जो सबसे बड़ा हमारे पास जो सोर्स है वो रेड मीट है जी। और विटामिन B12 जो है वो जहाँ हमारी नर्व्स को जाके ताकत पहुंचाता है, वो उनको जो है वो एक बेहतर करता है अपने काम के हिसाब से, वही वो हमारे जो हाजमा है या जो डाइजेशन प्रोसेस है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको भी बेहतर करता है। लेकिन विटामिन B12 की भी जब भी एक्सेसिबिलिटी होगी तो उससे भी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह अक्सर जो है हम इसमें खुसूसन अगर हम एक चीज़ देखें ना कि जो अक्सर ये लोग जो गोश्त को बस अपने पास रिज़र्व में रखना शुरू कर देते हैं और वो फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज कर लेते हैं। आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं उसके भी, क्योंकि जब आप उसको डीफ्रीज करते हैं तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है। जो प्रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त की जो रिसर्चेज हैं जो हमें बताती हैं, वो जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए क्या है? ये बेसिकली एक केमिकल है जो कि हमारे प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है। ओके। और जब भी ड्रिपिंग होती है गोश्त की तो बिस्फिनॉल ए उसके साथ मिलके दोबारा वो गोश्त में शामिल हो जाता है। बिस्फिनॉल ए जो है ये माइमिक्रिक है एस्ट्रोजन हार्मोन के। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ख़वातीन के अंदर तो उसका एक जो है ना वो ख़ास अमल है कंसेप्शन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मेल्स के अंदर जो है ना ये फिर काफ़ी सारे नुकसानात पैदा करता है। जो प्लास्टिक बैग्स में पैक करके रखते हैं, प्लास्टिक बैग्स में, तो जहाँ तक प्रिजर्वेशन पैक करके नहीं रखना चाहिए, उसका अल्टरनेट रास्ता है उसका बिल्कुल अल्टरनेट है। आप कपड़ा, बिल्कुल आप कपड़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा साल्ट प्रिजर्वेशन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारा गोश्त है ना वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हम जो मसाले हम यूज़ करते हैं और ख़ुसूसन जब सब स्टैंडर्ड जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इवन दो आप ये कह लें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो भी इससे हो सकता है। तो बिस्फिनॉल ए जो है, बिस्फिनॉल ए इट्सेल्फ ये भी एक जो है ना आपका कैंसरस एजेंट है। ये भी आपके अंदर एक कैंसर पैदा कर सकता है जब आप प्लास्टिक के अंदर इसको पैक करते हैं। तो एक तो प्रिजर्वेशन के हवाले से जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए हमेशा। हमारे पास अगर गोश्त है हम उसको कोशिश करें कि हम उनको जो है वो साल्ट एंड इंग्रेडिएंट्स। ये सॉल्ट प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं लोग? साल्ट प्रिजर्वेशन में ये होता है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले जो है वो आप उसको काटें और उसके बाद उसके ऊपर आप साल्ट लगाएं। साल्ट लगा के आप उसको ओपनली जो है ना वो रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और जो साल्ट प्रिजर्वेशन और अगर फ्रीजर में रख देते हैं तब भी ठीक है? जी, सिंपल साल्ट अगर आप रखेंगे सिंपल साल्ट के ज़रिए तो कभी भी उसके ऊपर जो अफेक्ट है वो इन्वायरमेंट का जो इंटरनल जो हमारे फ्रिज या फ्रीज़र का जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है वो उस तरह उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता है कि जिस तरह बाकी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बाकी चीज़ें हमारे गोश्त के ऊपर असरअंदाज। गोश्त के पीसेस काटे, उसके ऊपर नमक लगा लिया और उसको फ्रीजर में रख लो, क्योंकि ज़्यादा टर्म के लिए भी अक्सर गोश्त ज़्यादा होता है ना, उसे फ्रिज में नहीं आ रहा तो फ्रीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसको सिंपली फ्रीजर में रख सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसका एक स्टैंडर्ड ये है कि आप अगर तो प्रिजर्व कर रहे हैं 1 दिन से लेके 1 हफ्ते तक, तो सिंपल जो है आप उसको नमक लगा के आप उसको रख सकते हैं किसी भी ठंडी जगह पे 1 हफ्ते के लिए। फिर आपका आ जाता है 1 डे to 1 मंथ। तो उसमें अगर आप सिंपल साल्ट लगा के आप उसको फ्रिज के अंदर रख लें, फिर होता है कि 1 डे to 1 ईयर। फिर आप उसको
नमक लगा के आप फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तो सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस होनी चाहिए, नमक का थोड़ा सा यही होता है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो चूँकि एक मिथ बनी हुई है कि जी नमक इसके अंदर जो है वो चला जाता है और फिर आप उस वो जो है ना हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होता है। तो उस हवाले से ये है कि आप जब गोश्त इस्तेमाल करें प्रिजर्वेशन के बाद, तो आप उसको धो सकते हैं, आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे काउंटर ऐसी चीज़ें हैं जो नमक को, जैसे कोल का यूज़ है कि अगर आप कोयले का इस्तेमाल करें सालन बनाते हुए या किसी चीज़ में, तो वो सारे का सारा नमक जो है अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है। तो सबसे बेस्ट जो थेरापी है प्रिजर्वेशन में वो है आपकी साल्ट के ज़रिए। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो है कि आप कपड़े का इस्तेमाल करें, और तीसरे उसमें फिर ये होता है कि थोड़ा सा आप पेपर का यूज़ करें, लेकिन आप वो वाला पेपर यूज़ करें कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंक या किसी किस्म का कोई अच्छा पेपर, जी जी, ऐसे कागज, जो जी जी जो सिंपल पेपर होते हैं, वाइट पेपर जो अक्सर हमें मार्केट से मिल जाते हैं। बाकी जहाँ तक जब आप गोश्त खाने का टाइम आता है तो उसमें हमेशा आप साथ कोशिश करें, चूँकि आजकल जो है वो गर्मियों के मौसम में ईद कुर्बान आ रही है, तो कोशिश करें कि आप साथ लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी आप पिएँ, नेचुरल चीज़ें जो हैं ड्रिंक्स वगैरह आप उनका भी साथ साथ आप उसी तरह जो है ना एक्सेसिव यूज़ करें जिस तरह आप एक्सेसिव यूज़ आप अपने गोश्त का बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीट होता है खुसूसन गर्मियों में, तो ये हमारे लिए जो होता है ना डिहाइड्रेशन का भी बायस बनता है। ठीक है। अच्छा, एक और मसला भी होता है कि हम लोग ईद पे सिर्फ जो डिशेस जितनी भी बनाई जाती है ना वो ज़्यादातर फ्राइड होता है, मीट, फ्राइड मीट, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा देखें जी, जहाँ पे भी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जहाँ पे भी प्रोटीन प्लस लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, यानी कि मेरी मुराद अब क्या है कि जैसे हम पराठा यूज़ करते हैं, प्लस ऑयल, वो जो है मीट प्लस ऑयल, मीट एक प्रोटीन है प्लस हम लिपिड्स या ऑयल ले रहे हैं, या अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम रोटी बनाते हैं और उसको हम पराठे में तब्दील कर दें, या जिस तरह राइस है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे बॉडी के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू नो इट। जी जी, वो कहेंगे गोश्त खा रहे हैं, बड़ा हेल्दी है, ये प्रोटीन ले रहे हैं। अच्छा, एक नेचर का रूल है कि जब हम कोई भी जानवर ज़िबा करते हैं तो उसके साथ एक ख़ास किस्म की चर्बी होती है। yes. अगर आप उस चर्बी को भी सिर्फ और सिर्फ पकाने के लिए इस्तेमाल करें और आप एक्स्ट्रा उसमें ऑयल या एक्स्ट्रा आप चीज़ें ना डालें, तो मैं समझता हूँ कि शायद जिस वक्त ये नहीं था, जब ऑयल और घी और ये चीज़ें नहीं थी, तो इंसान इसी तरह जो जानवरों की चर्बी होती थी उसी को यूज़ करके हम वो करते थे। तो कभी भी ना आप कुर्बानी के गोश्त के लिए खुसूसन कोशिश करें घर में कि आप कभी भी ऑयल या घी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसी जो वो जो चर्बी उस जानवर की होती है जो उसके साथ मौजूद होती है, आप उसी को ही मैनेज करें और उसी में ही पकाएं। तो उसमें आपके काफ़ी सारे जो चांसेस होते हैं ना हेल्थ इश्यूज़ के, वो आपके काउंटर हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें मसाला जात का ख़ुसूसन जो है कोशिश करें कि हम मसाले कम से कम इस्तेमाल करें। हम उसके अंदर जो सैलड है, सब्ज़ियां हैं, फिर इसी तरह दही का इस्तेमाल है वो हम ज़्यादा करें, लिक्विड्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ इंसान के लिए बनाई है जी, मैं समझता हूँ आज तक नेचर ने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट ही नहीं होने दी जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो या इटसेल्फ इंसान के लिए नुकसानदेह। ये मसाइल तो हमने खुद बनाए ना, ये सिर्फ हमारा अपना प्रॉब्लम है या हमारा यूज़ है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपके हाथ में एक मोबाइल है तो आप उसको अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी एक ऐसा मीडियम है कि जिसके ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील भी कर सकते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बिगाड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि मटन जो है वो बहुत हेल्थी होता है, सो मटन अक्सर लोग उसका भी बेदरे इस्तेमाल करते हैं। इज़ दैट राइट, या उसके लिए भी मसला है? बीफ का चलें समझ आता है कि वो डाइजेस्ट इतनी जल्दी आपका स्टमक नहीं करता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, बीफ वैसे भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इन नॉर्मल रूटीन, लेकिन मटन के लिए भी सेम चीज़ है? देखिए, मटन का मैं समझता हूँ जो मटन है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी हमारा है मीट है, और उसमें सबसे अगेन फिर वही कि जो उसमें नेचुरल मिनरल्स और विटामिन की तादाद है वो बड़ी बैलेंस होती है। ट्यूबरकुलोसिस के जो लोग होते हैं, अगर ये रिसर्चेस भी हैं और एक इसका हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव भी है कि जो जिन लोगों को टीबी का इशू होता है, अगर वो सिर्फ मटन का इस्तेमाल करें
तो उनका वो जो है ना इशू वो काउंटर हो सकता है बगैर किसी मेडिसिन के, वो ख़त्म हो सकता है। वेरी गुड, ये वरना कंसिडर किया जाता है इसका इलाज ही नहीं। और इसी तरह मैं अब आपको ये बता दूं कि जो डायबिटीज़ का इशू है, डायबिटीज़ के लिए अब ये कहा जाता है कि जी जो भी ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं अगर आप उनको खाना छोड़ दें और ख़ुसूसन आप जो है ना वो मीट का इस्तेमाल करें तो वो आपका जो डायबिटीज़ का इशू है वो भी बड़ा अच्छा एक हम उसको भी एक बड़े अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नो डाउट कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में बरकत भी रखी है और अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए मसलहत भी है, लेकिन फिर मैं अपनी अल्फाज दोहराऊंगा कि हर एक चीज़ में तवाज़ुन अगर इंसान कायम करे तो वो तब आपके लिए फ़ायदा मंद है। जब आप लिमिट्स को या आप उनको क्रॉस करते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये इंसान के लिए है, मुसलमानों के लिए है या आपके लिए है, आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें और इसमें उन लोगों को ख़ुसूसन शरीक करें, सब पूरे गोश्त के ऊपर खुद जो है ना वो आप कब्जा ना कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं वक्त कम है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है हमारे पास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन। नाज़रीन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वादी नीलम से, जहाँ पे एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और हादसे में ड्राइवर समेत एक टूरिस्ट जो है, एक सैयाह और एक बच्चे को ज़ख्मी हालत में फ़िलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये हादसे की कुछ क्लिप्स भी हमारे पास आ चुके हैं। वादी नीलम में ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ड्राइवर समेत एक सैयाह और एक बच्चे को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। अक्सर हमारे यहाँ ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये खबरें इस तरह की सामने आती रहती हैं। 2 रोज़ पहले भी एक बहुत ही बड़े हादसे की खबर हमारे सामने आई थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद इसी तरह से जाम बहक भी हुए थे। आदिल शहजाद हमारे रिपोर्टर है वादी नीलम से। आदिल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हादसे के हवाले से बताइएगा कैसे ये हादसा पेश आया? जी हादसा इस तरह पेश आया कि बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, क्योंकि आजकल बकरवाल जो है वो शहर नीलम पर सफर कर रहे हैं बकरियां लेकर। तो बकरियों के रेवड़ के पास से क्रॉसिंग करते हुए गाड़ी अगली साइड को, अगली साइड पे दीवार थोड़ी कच्ची थी और वो दीवार नीचे से सरक गई, जिसकी वजह से गाड़ी दरियाई नीलम में जा गिरी और 16 के करीब जो लोग थे उनकी जान जो वो चली गई। माय गॉड, अफसोसनाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद क्या अपडेट्स हैं? कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की भी इत्तलात आ रही हैं? जी तकरीबन इस टाइम तक अगर हम बात करें 3 जख्मी जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा 5 लोग जो थे वो गाड़ी की छत पर थे जिन्होंने छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई है, जबकि 6 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। इसके अलावा 10 अफराद जो है अभी तक लापता हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है बेगें दरियाई नीलम में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर नीलम मौके पर मौजूद हैं, SP नीलम मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमें जो है वो जगह जगह पर तलाश का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। ये अफसोसनाक खबर वादी नीलम से, जहाँ पे इस वक्त बताया जा रहा है कि 23 अफराद थे कुल जो इस गाड़ी में मौजूद थे। 10 इस वक्त लापता हैं, 6 की लाशें निकाल ली गई हैं। बहरहाल अफसोसनाक है ये, क्योंकि आई थिंक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह की जगहों पर इस तरह के हादसात होने की। ये थी जी आज की हमारी सुबह की सोच। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।